हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि अभी बहुत सारे कमेंट मैसेज वगैरह आ रहे थे 3D के लिए। ओके, तो चलिए 3D के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग 3D के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए रहता है, लेकिन जो BRABU के जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए 3D का 2015 के सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में 2016 का आएगा। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन एट दिस एंड दिस। देखिए, आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और आप लोगों का इसका एंगल बताना है। तो आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो क्या आप लोग इससे इसका वेक्टर लिख सकते हैं? तो इसका वेक्टर अगर लिखने के लिए मैं बोलूँगी तो क्या होगा, L1I प्लस M1J प्लस NJK। ओके, और इसका मैं बोलूँगी इसका लिखने के लिए डायरेक्शन वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, L2I प्लस M2J प्लस N2K। ओके, ये दोनों का वेक्टर लिख लिए। उसके बाद दो वेक्टर के बीच आप लोग को एंगल निकालने अच्छे तरीके से आता होगा। कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो आप लोग उसका डॉट प्रोडक्ट करके A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा, और वहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाता है, A डॉट B अपन A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड, और ऊपर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड लिख के आप लोग क्या कर लेते हैं, एंगल वहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, लेकिन हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सभी देखिए। चलिए, क्या करना है हम लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। ओके, कब, जब हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन और एक क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, दोनों में अंतर होता है। क्या आप सभी को पता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या अंतर होता है? डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा। ओके, कॉस अल्फा क्या होता है हम लोग का, A/√A² प्लस B² प्लस C²। ओके, इसको हम लोग ये पूरे टर्म को L1 मान लेते हैं। ये हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन होता है। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ABC। चलिए, वो सभी बातें हटाइए, यहाँ पे हम लोग इसका बस देखते हैं डेरिवेशन, बाकी सभी बात ही बाद में करेंगे। चलिए, हम लोग का ये एक एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्सिस अपने तरीके से मान सकते हैं, जिसको जो भी मानना है। लेट द गिवन लाइन इन स्पेस बी AB एंड AC। ओके, लाइन माने क्या, लाइन माने हैं AB है और AC है, हुज डायरेक्शन कोसाइन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक लाइन है AB जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है, L1 M1 और N1। उसके बाद एक लाइन क्या है AC जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो यही बात हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या, लेट द गिवन लाइन इन द स्पेस। ओके, एक स्पेस में दो लाइन माने, एक AB है एक AC है, जिसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों का, एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 है M1 है N1 है, और एक का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है, AB मतलब पहले वाला का डायरेक्शन कोसाइन ये है और दूसरे वाला का डायरेक्शन कोसाइन ये है। एक लाइन समझ में आया? चलिए, अब आगे देखिए। इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन AB एंड AC कंसिडर द रेडियस वेक्टर। ओके, हम लोगों को क्या करना है, AB और AC के बीच का जो एंगल है ना, देखिए हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन के बीच का एंगल। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो ये दोनों का एंगल के बीच में निकालना है, तो हम लोगों को थीटा निकालना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन AB एंड AC कंसिडर द रेडियस वेक्टर OP एंड OQ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस वेक्टर कंसिडर किए जो कि OP है R1, और एक रेडियस वेक्टर कंसिडर किए है OQ जो कि है R2। ओके, कंसिडर द रेडियस वेक्टर OP एंड OQ ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द AB एंड AC। मतलब ये AB और AC के पैरेलल ही है, तो अगर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन रेशियो वो सेम ही होगा। ओके, दोनों पैरेलल है। In order to find the angle theta between AB and AC, consider the radius vector OP and OQ drawn from the figure and parallel to AB and AC respectively. Let P and Q be respectively, और P का पॉइंट मान लेंगे, क्या, P का पॉइंट मान लेंगे x1 y1 z1 है, और Q जो है वो हम लोगों का x2 y2 z2 है। ओके, ऑब्वियसली OB एंड OQ हैव द सेम डायरेक्शन एज AB एंड AC। ओके, कैसे, देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा ना OB का, OP का और OQ का, वो वही डायरेक्शन होगा जो AB और AC का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये AB और AC के पैरेलल ही है OP और OQ। यहाँ पे भी देख सकते हैं OP एंड OQ ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन एंड पैरेलल टू AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर दो लाइन आपस में, वो दोनों लाइन का पैरेलल है, तो उसका दोनों का डायरेक्शन जो होगा ना वो सेम ही होगा। ऑब्वियसली OP एंड OQ हैव द सेम डायरेक्शन एज AB एंड AC एंड हेंस द एंगल POQ इज थीटा। तो और हम लोगों का अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा ही होगा। ओके, तो हम लोग ये कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आगे देखिए।
फ्रॉम P ड्रॉन PM परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टू देन OM इक्वल टू Z1। ओके, हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, OM जो है ना वो हम लोगों का Z1 है। OM मतलब ये हम लोग मान लेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि OM है, और OM मतलब OM। ओके, ये वाला लाइन OM ये लाइन है। ओके, ये हम लोग का क्या है, Z1 है। और OP जो है, OP तो R1 है, ये देख चुके हैं, OP R1 है, और OQ जो है वो हम लोगों का R2 है। चलिए ये सभी तो देख चुके हैं। और एंगल MOP देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए MOP गामा 1 है। ओके, तो देखिए फ्रॉम P ड्रॉन PM परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ Z। ओके, हम लोग P जो है ना, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करते हैं PM, जो कि Z एक्सिस पे करते हैं। ओके, तो हम लोग का MOP जो बनता है वो गामा बनता है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एंगल OMP। ओके, ये जो ट्रायंगल बना है OMP ये ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे, कॉस गामा 1 निकालेंगे। कॉस गामा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब बेस ये है, OM है, OP है। तो हम लोग का यहाँ से कॉस गामा 1 जो है वो हम लोगों का N1 है। ओके, ये है Z1 अपॉन R1। तो यहाँ से हम लोगों का Z1 का वैल्यू जो है Z1 वो हम लोग का क्या आ जाएगा, N1 अपॉन R1 आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए। सिमिलरली जैसे हम लोग Z1 निकाले हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, X2 और Y1 भी निकाल लेंगे। X2 क्या है, L1 R1, Y1 ये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग X2 Y2 Z2 ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वी हैव ऑल्सो एक रिलेशन आप लोगों को पता होगा, कौन सा रिलेशन है, L1 का स्क्वायर, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना उसके स्क्वायर करने पे, स्क्वायर के सम करने पे हम लोगों का 1 के बराबर आता है। तो यहाँ से हम लोग का L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर 1 होगा। और एक रिलेशन क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और हम लोग एक रिलेशन है हम लोग का X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। ओके, इतना समझ गए। अब हम लोग को देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लाइन निकालेंगे, क्या ये निकालेंगे। देखिए तो PQ कैसे निकलेगा, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ओके, कैसे निकलेगा, मतलब वही उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के स्क्वायर का सम। तो अगर हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं तो हम लोग का ये जो टोटल टर्म निकल के आता है, क्या आता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके आएगा। तो मतलब कि जो प्लस वाला टर्म होगा उसको एक साथ रख लेंगे, जो प्लस वाला टर्म होगा ना उसको एक साथ रख लेंगे, और जो माइनस वाला टर्म होगा उसको एक साथ, मतलब कि X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर एक साथ, और ये इस साथ, और इसको अलग कर लेंगे। और ये X1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर जो है वो R1 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे R1 लिख देंगे, यहाँ पे R2 लिख देंगे, और X1 X2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, X1 भी हम लोग निकाल चुके हैं, X2 भी निकाल चुके हैं, ये सारे वैल्यूज को हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये निकल के आ जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। PQ स्क्वायर हम लोग इस टाइप से लिख देंगे। ओके, अब चलिए देखिए, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11th में, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो उसमें आप लोग जो पढ़े होंगे वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस BC ऐसे करके कुछ कुछ पढ़े होंगे। तो मैं ऐसे नहीं, मैं तो ट्रिक से याद की थी ये कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कॉस थीटा ये निकालना है ना, तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, मतलब ये OP है तो OP का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है OQ। ओके, OQ का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ऑफ सामने वाला का स्क्वायर, सामने वाला क्या है QP। ओके, या फिर PQ का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अगल इनटू बगल। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला तैयार होता है, किसका तैयार होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा का। ओके, इस टाइप से मैं ये कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला मैं ऐसे याद की थी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन रूल। ओके, आप लोग को साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़े होंगे, ऐसे क्लास 11th है फिजिक्स में भी शुरू के ही चैप्टर में सर लोग पढ़ा देते हैं, ऐसे मतलब कि मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है कोसाइन रूल साइन रूल। तो ये हम लोग का कोसाइन रूल है। ओके, तो कॉस थीटा क्या होता है, अगल मतलब कॉस थीटा जहाँ पे थीटा बन रहा है ना, जैसे ये थीटा बन रहा है, तो इसका जो ये जिस पे टच कर रहा है ना, इस पे टच कर रहा है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और माइनस सामने वाला का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ इसका ये इनटू ये। ओके, मतलब ये अगल बगल में है ना, थीटा के अगल बगल में है ये दोनों लाइन, ये बहुत दूर है,
तो कॉस थीटा जो होगा वो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस दूर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल। ओके, ऐसे करके मैं याद करती थी। मेरा याद करने का मुझे सारे फार्मूला वगैरह याद होते हैं, इसका मतलब कि मैं हमेशा ट्रिक से याद करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो ये हम लोगों का क्या होता है, ये कॉस थीटा ये हो गया, ये फार्मूला मैं अभी बताई। और हम लोग का ओपी क्या है, ओपी है R1, मतलब कि जो भी है वो हम लोग रख देंगे सारे के सारे वैल्यूज। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकल के आएगा, मतलब कि ये प्लस में कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हम लोगों का, और ये ऊपर नीचे से कट गया, तो हम लोग का कॉस थीटा जो निकल के आया वो क्या आया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, दिस गिव्स द रिक्वायर्ड एंगल। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यही हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ये हम लोगों का क्या होता है, अगर हम लोगों का टू फाइंड द, अगर परपेंडिकुलर होता है तो थीटा 90 होगा, अगर थीटा 90 होता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होता है, अगर पैरेलल हो जाता है तो इसका रेशियो जो है वो सेम होता है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे, पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। 10 का भी क्या है, प्रूव डेट दिस दो, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है ना ये आपस में कोप्लेनर है। तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होता है कोप्लेनरिटी का, ये आप लोग अगर समझ लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को कोप्लेनरिटी का कंडीशन बता देती हूँ। अगर हम लोगों का क्या, देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी इसमें से x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, ये है 1 2 3, तो आप लोगों का इसका इसमें का पॉइंट 1 2 3 होगा और इसका 2 3 4 होगा। ओके, या फिर मैं जनरली कंडीशन लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर हम लोगों का कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, x माइनस x1 इक्वल टू ए दे देते हैं। ओके, x माइनस x1 इक्वल टू ए, y माइनस y1 इक्वल टू बी और z माइनस z1 इक्वल टू सी। ओके, सीख लीजिए पहले। अगर कभी भी कोई भी लाइन आता है, दो लाइन दिया जाता है और बोला जाता है कोप्लेनर है, तो हम लोगों को कैसे करना है। और नेक्स्ट है x माइनस x2 अपॉन ए और y माइनस y2 अपॉन बी। ओके, ये A1 B1 C1 ले लीजिए और ये A2 B2 C2 ले लेंगे। ओके, C2। तो हम लोगों का अगर ये चेक करना है क्या ये दोनों लाइन जो है आपस में कोप्लेनर है, तो क्या करना है हम लोग को, दोनों पॉइंट को डिफरेंस कीजिए। इसका पॉइंट क्या है x2, इसका क्या है x1, इसका क्या है y2 माइनस y1 और इसका क्या है z2 माइनस z1। ओके, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, z2 माइनस z1। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2। और हम लोग अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो ये दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर नहीं है। समझ में आया क्या करना होता है, ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट का डिफरेंस, ये पॉइंट का डिफरेंस, ये पॉइंट का डिफरेंस, और सेकेंड लाइन में ये इसके नीचे जो लिखा होगा वो लिख दीजिएगा और इसके नीचे जो लिखा होगा वो लिख दीजिएगा। लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ओके, मतलब x माइनस x1, तो x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यही हम लोग का दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर x1 y1 z1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, अगर देखिए ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x1 y1 z1 निकालेंगे, x2 y2 z2 निकालेंगे, दोनों पॉइंट का डिफरेंस करके पहला रो में लिखेंगे, दूसरा रो में ये 2 3 4 और तीसरा रो में 3 4 5, और हम लोग क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। चलिए देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ मतलब मैं अल्फ़ा ली हूँ। ओके, यहाँ पे x1 ली हूँ, अल्फ़ा ली हूँ, बात वही है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके अल्फ़ा बीटा गामा और L M N निकाल लिए है। ओके, और उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश, यहाँ से L डैश M डैश ये निकाल लिए है। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें जो पॉइंट लिए उसके अकॉर्डिंग, और ये पहला वाला का डायरेक्शन रेशियो और दूसरा वाला का डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट 0 आएगा, मतलब ये हम लोगों का जो लाइन है ना, ये हम लोगों का लाइन कोप्लेनर है। ओके, डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही होगा, फर्स्ट लेंगे। ओके, फर्स्ट 1 लेंगे, यहाँ से स्टार्ट किए 1 लेंगे, इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे, मतलब कि जैसे देखिए ये ले रहे हैं ना 1, तो 1 को इसको और इसको ढक देना है, 3 पंचे 15 माइनस 4 चौका 16, फिर एक बार प्लस ले लिए तो अब माइनस लेंगे, माइनस सेकेंड वाला टर्म, और इसको ढकेंगे तो 2 पंचे 10 माइनस 12, फिर अब प्लस ले लिए माइनस ले लिए तो अब प्लस की बारी है, +1 इंटू इसको और इसको ढकेंगे तो 2 चौका 8 माइनस 9। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है ना वो 0 निकल के आता है। तो हम लोगों का ये जो दोनों ये लाइन जो है ये आपस में कोप्लेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल फॉर्म में जो हम लोगों का प्लेन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, LX प्लस MY
प्लस एन जेड इक्वल टू पी होता है। ओके, ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए और हम लोग एक प्लेन बना लिए हैं। ओके, एक प्लेन में पॉइंट क्या है, एन है, और एक पॉइंट है ए। ओके, ये हम लोग प्लेन बना लिए। फ्रॉम द इक्वेशन ओ ओरिजिन 0 0 0 ड्रॉन ओ एन परपेंडिकुलर अपन द प्लेन। तो यहाँ से हम लोग एक ओ एन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन, देखिए प्लेन होगा आप लोग का, एक प्लेन होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक, मैं कैसे बताऊँ, देखिए एक प्लेन है हम लोग का, यहाँ पे एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी होगा, मतलब यहाँ से एक प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ओ एन ड्रॉ किए हैं। लेट L1 M1 N1 ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ओ एन एंड लेट ओ एन इक्वल टू पी। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है और इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 और N1। ओके, क्या है, L1 M1 N1। टेक एनी पॉइंट ए x1 y1 z1 ऑन द प्लेन, और ए पे यही इस प्लेन पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए, क्या पॉइंट ले लिए, x1 y1 z1 एक पॉइंट मान लिए इस पे। नाउ द पॉइंट्स ए एंड एन आर इन द प्लेन, मतलब अब जो है हम लोग इसी प्लेन में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है और इसी प्लेन में एक पॉइंट लिए है ए, तो ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में ही होगा। ओके, नाउ द पॉइंट ए एंड एन आर इन द प्लेन, देयरफॉर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड एन, देखिए ए और एन, ए पॉइंट और एन पॉइंट दोनों के दोनों प्लेन में है, तो दोनों को अगर लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो भी लाइन हम लोगों का प्लेन में ही मिलेगा। तो देयरफॉर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड एन मस्ट बी इन प्लेन। अगेन ओ एन इज नॉर्मल टू प्लेन, देयरफॉर ओ एन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एन ए, और ओ एन जो है वो नॉर्मल है तो वो हम लोग को प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ एन। ओ एन जो है ओ ए का प्रोजेक्शन निकालेंगे ओ एन पे, तो हम लोग का उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम और z2 माइनस z1 इंटू एन इक्वल टू ओ एन। ओके, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग का ओ जो पहला जो ओरिजिन पे है, ओके, तो x1 y1 z1 0 0 0 है और x2 y2 z2 जो है हम लोग x1 y1 z1 माने थे या फिर x y z जो भी माने थे वो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओ एन इक्वल टू पी है तो हम लोग का यहाँ पे x माइनस 0 इंटू एल प्लस वाई माइनस 0 इंटू एम प्लस जेड माइनस 0 इक्वल टू इंटू एन इक्वल टू पी। तो हम लोग का यहाँ से आएगा एल एक्स प्लस, देखिए वहाँ पे जो हम लोग लाइन माने थे ना प्लेन पे जो एक पॉइंट माने थे वो हम लोग का एक्स वाई जेड था, तो हम लोग का यहाँ से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी आएगा। और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड पी इज द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग का इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्या था, हम लोगों को प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना था, तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो देखिए ये मैं आप लोगों को बना के समझाती हूँ आप लोगों के सामने, तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, ऐसे मैं आप लोगों को पहले से मैं बनाई हुई हूँ तो वो भी आप लोगों को दिखाई दूँगी। चलिए यहाँ पे क्यों ना समझा ही दिया जाए। आज हम लोग 2015 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2016 के क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिखाना चाहती हूँ कैसे बनाते हैं, पहले समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी तो आप लोग प्लेन का इक्वेशन मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वही मानिएगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये हम लोग क्या मान लिए, ये हम लोग प्लेन का इक्वेशन मान लिए। अब क्या क्या बोल रहा है ये सुनिए, ये बोल रहा है जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना वो ये और ये दोनों के दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और ये लाइन ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। जो हम लोग का 2x है और प्लस 6y है और प्लस 6z है इक्वल टू 8। तो ये दोनों लाइन जो है ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होता है, ए वन प्लस बी वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0। ओके, यही होता है हम लोग का। ये कहाँ से आया, ये हम लोग का फॉर्मूला से आया। दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी मुझकी हो रहा है बाबा। देखिए दो प्लेन जो है ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस हम लोग का उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस बी वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0। ए वन बी वन सी वन, ओके, यहाँ पे A1 B1 और C1 है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ये है A, यहाँ पे A1 क्या है 2 है
और प्लस बी, यहाँ पे b1 क्या है 6 है, प्लस सी, यहाँ पे सी क्या है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, क्लियर आ रहा है ना। चलिए देखिए अब क्या है, 2a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0। ये हम लोग एक इक्वेशन मान लेंगे और इसको इक्वेशन मान के रखेंगे। अब क्या है, ये जो प्लेन है ये हम लोग को 2 पॉइंट से पास कर रहा था। एक पॉइंट क्या था हम लोगों का, देखिए यहाँ पे पहले समझना है तो समझने पे फोकस कीजिए, बाद में मैं लिखने के लिए आप लोगों को दूंगी अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ये हम लोगों को एक 2,2,1 से पास कर रहा है, और यहाँ पे देख लेते हैं ना 2,2,1 से और 9,3,6 से, 9,3,6 से। ओके, तो ये प्लेन इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो चलिए सेटिस्फाई करवाते हैं। a इंटू 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब इससे भी कर रहा है, मतलब 9a प्लस 3b प्लस 6c प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस डी वाले टर्म को गायब कर देते हैं, दोनों को घटाकर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -7a माइनस b माइनस 5c इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन लेके हटा दीजिए, 7a प्लस 5c इक्वल टू 0, और इसको क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे, a और b और c का वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो दो हम लोग इसको, हम लोग कौन से क्लास में, क्लास 10th में ही शायद 5 मेथड पढ़ाया गया था, जो इक्वेशन होता है ना उसको सॉल्व करने का। ओके, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पढ़े होंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए कैसे करते थे, ए अपॉन ए, तो ए वाले टर्म को हटा देते थे, बी मतलब 6×5 = 30 माइनस 6। ओके, और उसके बाद क्या करते थे, माइनस बी वाला टर्म लेते थे, और उसके बाद इसका करते थे 2×5 = 10 माइनस 7×6 = 42। उसके बाद सी वाले टर्म का लेते थे, तो हम लोग का क्या हो जाता था 2 - 14। ओके, ये 2 - 14 होगा ना, तो सी वाले टर्म का 42, 7×6 = 42, 2 - 42 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से ये हम लोग का क्या आ जाएगा, a/24 और माइनस b/-32 और c/-40। इसको काट कर दीजिए, और इसको मान लीजिए क्या, ये के बराबर है, और यहाँ से कट कर देते हैं, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40। तो यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू 3 के, b का वैल्यू 4 के, और c का वैल्यू हम लोगों का आ गया -5 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी सी का वैल्यू इसमें या फिर इसमें किसी में भी रख के हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर रखते हैं तो 2 टाइम्स ए क्या है 3 के है, प्लस 2 टाइम्स बी क्या है 4 के है, प्लस सी क्या है -5 के है, और प्लस डी इक्वल टू 0 है। ओके, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या है 6 के, यहाँ है 8 के, यहाँ है -5 के, यहाँ है प्लस डी इक्वल टू 0। तो 8 × 6 = 14, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 के, प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब डी का वैल्यू जो है हम लोगों का 9 के आ गया है। तो अब ए आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है, तो अब हम लोग इसमें रख देंगे और हम लोगों का प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ए क्या है 3kx, बी क्या है 4ky, सी क्या है -5kz, और डी क्या है -9k इक्वल टू 0। तो अब के कॉमन लेके हटाइए, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया 3x + 4y - 5z - 9 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। देखिए कैसे, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए ना, आप लोगों को आखिर करना क्या था इसमें। तो हम लोग को प्लेन का इक्वेशन निकालना था, तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन मान लिए, एक जनरल इक्वेशन जो कि प्लेन का होता है ax + by + cz = d। और ये जो प्लेन था वो इसके परपेंडिकुलर था, तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन जो था वो कंडीशन लगा के एक इक्वेशन बनाया। और वो जो प्लेन है, ये प्लेन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस दोनों को सेटिस्फाई करवा के हम लोग 2 इक्वेशन बनाए, और उस दोनों इक्वेशन को घटा के, मतलब डी को हटा दिए है, और एक इक्वेशन वहाँ से आ गया है घटाने के बाद। उसके बाद 2 इक्वेशन आ गया हम लोग को, एक इस प्लेन को परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लेके और दोनों को घटा के बनाए वो। वहाँ से हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। जब ए बी सी का पता चल गया तो हम लोग एक इक्वेशन में रख के डी का वैल्यू पता कर लिए, और ए बी सी डी चारों वैल्यू पता चल गया तो हम लोग जो इक्वेशन माने थे उसमें रख के हम लोग निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग का 10, 11 का भी कंप्लीट होता है। ओके, चलिए देखिए 12 का एक है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग देखिए, मैं ये पहले भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और एग्जाम्पल में मैं यही क्वेश्चन ली थी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ओके, आप लोगों को शायद ही वो वीडियोज मिला होगा, क्योंकि आप लोगों को उतना मिलता ही नहीं रहता है कुछ भी। चलिए ऐसे मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ आप लोगों को।
कौन सा क्वेश्चन? यही क्वेश्चन, यही मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेन का इक्वेशन है ये मान लिए ये परपेंडिकुलर था इससे, तो यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाए तो हम लोग का एक इक्वेशन ये बना है, और जो प्लेन है वो पास कर रहा है ये दोनों पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन बनाए दो, उस दोनों को घटा के एक इक्वेशन बनाए, और दो इक्वेशन 2 और 5 को जब सॉल्व किए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो हम लोगों का क्या आया है, ए बी और सी का वैल्यू आ गया है। ओके, और ए बी सी का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग वहाँ से वैल्यू इक्वेशन 3 में रख के डी का वैल्यू पता कर लिए। जब ए बी सी डी सब और ए बी सी डी चारों का वैल्यू आ गया है, तो इक्वेशन 1 में रख के हम लोग इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लिए है। ओके, जो ये हम लोग का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब हम लोग ये सीखेंगे। ओके, देखिए अब हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को एग्जाम में आए, वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ओके, वैल्यू कुछ भी रहेगा, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग प्रोसेस समझेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है R2 - R1 डॉट यू क्रॉस वी डिवाइडेड बाई यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग का R2 क्या होता है, R1 क्या होता है, U क्या होता है, V क्या होता है, ये अब हम लोग समझेंगे। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है इक्वेशन, समझिए आप लोग x - 3/1। देखिए कुछ भी इक्वेशन हो आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए बस ये समझने पे कि आखिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है तो करेंगे क्या। तो हम लोगों का ये जो है -2 है, या यहाँ z - 7/1 है। ओके, ये एक लाइन है। सेकेंड लाइन क्या है, x + 1 = 7, y + 1 = -6 और z + 1/1 है। ओके, ये आप लोगों का दो लाइन है। तो हम लोगों का जो ये इसमें ये x माइनस ये क्या है, अगर इसका जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये होता है हम लोग का x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। तो x1 y1 z1 जो होता है वो क्या होता है 3 5 7। ओके, तो हम लोग का ये जो R1 पॉइंट है वो इसका जो पॉइंट होगा, इस लाइन का पॉइंट, ये हम लोग का R1 पॉइंट होगा। इस लाइन का पॉइंट क्या होगा, देखिए हम लोग का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है x - x1। ओके, क्या होता है x - x1। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो x1 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो ये दूसरा लाइन है जो कि x - x2 अपन दिस होगा। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा x2 y2 z2, तो यहाँ पे आप लोग का -1 और -1 आएगा। तो R1 पॉइंट, इसका पॉइंट जो होगा वो R1 पॉइंट, इसका पॉइंट जो होगा वो R2 पॉइंट, और हम लोग का u क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, नीचे जो दिया जाता है ना, नीचे वाला लाइन, वो डायरेक्शन होता है। तो u होता है हम लोग का इसका डायरेक्शन और v होता है नीचे वाला का डायरेक्शन। ओके, ये क्या क्या होता है आप लोगों को समझ में आया। ओके, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 3i + 5j + 7 के वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिएगा। तो R2 जो है वो -i -j -k, u जो है i - 2j, और कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखे है ना, ये हम लोग का लाइन था, यहाँ पे 7 - 6, हाँ अब सही, सब सही है। और ये हम लोग का 1 - 2 - 1 है, और v है 7 - 6। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोगों का ये जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, मैं कोई और क्वेश्चन बैंक में देखी तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे +6 दिया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चन में बैंक में -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -6 होगा, आप लोग -6 कर लीजिएगा। ऐसे -6 हो या फिर 6 हो, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग को प्रोसेस समझने पर ध्यान देना है। ओके, प्रोसेस कैसे करना है वो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, R2 - R1। तो यहाँ से आप लोग R2 - R1 आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पे निकाल लेती हूँ, यहाँ पे समझिए, आप लोग खुद से अच्छे तरीके से बना लीजिएगा इसको। ओके, R2 - R1 क्या हो जाएगा, -1 - 3 तो -4i, -1 + 5 तो क्या हो जाएगा, -1 - 5 मतलब -6j, और -1 - 7 तो हम लोग का क्या आ जाएगा, -8k। ओके, ये क्या आया हम लोग का R2 - R1। R2 - R1 क्या आया है आप लोग देख सकते हैं, -4i -6j -8k। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे u क्रॉस b। ओके, ये तो निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे u क्रॉस b। u क्रॉस b कैसे निकलता है, ये हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ijk, और देखिए मैं जो यहाँ पे बनाई थी, मैं दोनों रख के बनाई हूँ, 6 से भी रख के बनाई हुई, तो कुछ और आंसर है, मतलब कि अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग -6 ही रख के बना लेते हैं। ओके, कुछ भी रख के बना लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे कैसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई है तो इसको मिटा दीजिए, मतलब इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, और इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। तो -2 और +6 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे लेंगे -j, और इसको ढकेंगे तो 1 - 6 मतलब
1 - 7 मतलब -6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे k टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा -6 और +14, मतलब हम लोग का यहाँ से 8 निकल के आएगा। टोटल जो निकल के आएगा हम लोग का वैल्यू वो निकल के आएगा 4i + 6j + 8k। ओके, ये क्या आया हम लोग का u क्रॉस v का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, u क्रॉस v का जो वैल्यू आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सीखिए। मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग इसका i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का स्क्वायर 14, 6 का 36 और 8 का 64। तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा √116। तो आप लोग याद रखिएगा u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आया है √116। देखिए आप लोग को -6 में बनाना होगा तो -6 में ही बना लीजिएगा और +6 में ही बनाना होगा तो +6 में ही बना लीजिएगा। बस आप लोग ये कंसेप्ट सीख लीजिएगा हम लोग बनाते कैसे, ताकि एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग u क्रॉस b निकाल लिए और क्या किए R2 - R1 निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हम लोगों को और ये भी निकाल चुके हैं, अब हम लोग को इस फॉर्मूला में रख देना है। तो हम लोग को इस दोनों के बीच में ये सीधा मल्टीप्लाई नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये मैं सिखाती हूँ। ये आप लोग का है R2 - R1 और यहाँ पे u क्रॉस b कहाँ गया था, u क्रॉस b हम लोग निकाले हैं अभी। यहाँ पे हम लोगों का u क्रॉस, ये तो R2 - R1 है और यहीं पे है u क्रॉस b। ओके, तो हम लोग देखिए अब इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, i के कोफिशिएंट के साथ i को मल्टीप्लाई कीजिए, z के कोफिशिएंट के साथ z को और k के कोफिशिएंट के साथ k को। तो हम लोग यहाँ से i से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -4 × 4 -16। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -64। और हम लोग इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे आप लोग को डॉट प्रोडक्ट करके दिखाती हूँ R2 - R1 डॉट u क्रॉस b। तो i के कोफिशिएंट का i का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -16 -36 और -64। तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा 64 3600 मतलब -116 आ जाएगा। ओके, और ये हम लोगों का क्या फार्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। तो ये इसका मॉडुलस होता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आया -116 और ये क्या आया है √116। ओके, और इसका मॉडुलस ये बाहर आएगा क्या 116 अपन √116। तो इसको कट कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आएगा इसका √116। ओके, जब हम लोग -6 मान के बनाया तो √116 आया है। यही हम लोग -6 के नहीं +6 ही बनाएंगे मान के, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 84√5/25। ओके, ये हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग अच्छा इसको तो पूरा तोड़ के ही लिखा गया हुआ है। ओके, तो हम लोग इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बस आप लोग देखिए बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीका से बताते हैं, लेकिन सारा तरीका बहुत ही हार्ड लगता है। सबसे ईजी तरीका यही है। ये एक फार्मूला याद रख लेंगे क्या, हम लोग का जो 2 पॉइंट रहता है ना लाइन का, तो दोनों पॉइंट को डिफरेंस करना है और उसका जो डायरेक्शन को डायरेक्शन दिया हुआ रहता है ना उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर बना लेंगे और इस दोनों को डॉट करके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम लोग बस ये फार्मूला याद रखिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसमें कौन सा टर्म होता है, लाइन। देखिए ये तो आप लोगों का जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, हो सकता है आप लोग को वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में किस तरीका से होता है r + λ टाइम्स ऑफ b। ओके, तो हम लोग जैसे ये r1 = a1 + λ टाइम्स ऑफ b2 और यहाँ r2 = a2 + λ टाइम्स ऑफ b1 है, यहाँ b2 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे a2 - a1 डॉट और b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। ओके, इसमें पॉइंट होता है a1 और a2 पॉइंट होता है, तो इस दोनों का डिफरेंस और इसमें डायरेक्शन जो होता है वो b1 और b2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख चुके होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 का भी और वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के 3D के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। तो मैं आप लोग को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला पहले ही बता देती हूँ। वो होता है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, टेंशन मत लीजिए, याद कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ऐसे मैं बता दूँ 2015 वाले में जो 2015 में जो एग्ज़ाम दिए होंगे ना वो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उन लोगों को 3D का इतना इजी क्वेश्चन मिला देखने को। ओके, एक भी क्वेश्चन इसमें 3D का नहीं था जो थोड़ा भी हार्ड हो, मतलब कि स्फीयर से और सिलेंडर से, ये सभी भी सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं गया, तो खुशी की बात ही है। तो हम लोग का क्या होता है 1 बाय, आप लोगों का पता नहीं कैसा किस्मत होगा। आप लोग का तो एग्ज़ाम ही कुछ दिन, कभी कोई बोलता है सब्जेक्टिव होगा, कभी कोई बोलता है ऑब्जेक्टिव होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे सब्जेक्टिव ही होगी ABC, लेकिन कोई ठीक नहीं है, वो बोर्ड अपना फैसला बदल भी सकती है, कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। ओके,
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा, 1/6 ABC होता है हम लोग का, क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है। चलिए अब डिराइव करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोग निकालना है क्या, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस देखिए पहले तो आप लोग ये टेट्राहेड्रन बनाना सीखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को टेट्राहेड्रन बनाने नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। कहाँ पे बना है, यहाँ पे सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सॉरी मेरा ही ना गलत हो जाए, ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये हम लोग का तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, टेट्राहेड्रन। ओके, इसका जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो हम लोग का एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 और AB क्रॉस 1/2 और AB क्रॉस AC। ओके, और AB को क्या लिख सकते हैं, AB B माइनस ए। ओके, B माइनस ए, और AC को क्या लिख सकते हैं, C माइनस ए। B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस ए। इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। हाइट मतलब प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्शन ए का किस पे, परपेंडिकुलर वेक्टर ABC पे। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा A डॉट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस ए डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग का क्या निकल के आया, ये हम लोग का निकल के आया डॉट प्रोडक्ट। ओके, और ये जो हम लोग का लिखा हुआ है ये B क्रॉस C का एक्सपेंशन है, तो A डॉट B क्रॉस C, और ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला देखे थे ना, H इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट का फॉर्मूला रख देंगे, और हम लोग का निकल के आ जाएगा क्या 1/6 इंटू A डॉट B क्रॉस C। ये जो हम लोग का, ये हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ओके, तो 1/6 ABC ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, 2015 का क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था, काश यही इजी क्वेश्चन आप लोगों में भी देखने को मिल जाए। ओके, तो चलिए 2015 कंप्लीट। 2016 के क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा है। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बैंक आप, सॉरी ये तो सब्सिडरी है 2016। हाँ, चलिए आप लोग हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग के पास क्या क्वेश्चन बैंक नहीं है तो। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस से हर साल क्वेश्चन आती है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सिखाई हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। और देखिए इसमें बताना है, कंडीशन बताना है कोप्लेनर का। तो अभी आज जो हम लोग वीडियो देखे उसमें हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जो दोनों लाइन था ना वो कोप्लेनर था। तो कोप्लेनर का जो कंडीशन था वो मैं बता दी, लेकिन बताना है फाइंड द कंडीशन। तो कंडीशन इसमें फाइंड करना है क्या, जब ये दोनों कोप्लेनर हो। तो इसका कुछ नहीं, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ओके, और पहला में दोनों पॉइंट का डिफरेंस, दूसरा में फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन, और तीसरा में थर्ड लाइन का डायरेक्शन। ओके, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। आप लोग को मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अपना खुद से बना के स्क्रीन, अगर नहीं होगा आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बाय करते हैं। अगर किसी को भी साइंस हो आर्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ का भी, तो आप लोग ले सकते हैं मेरे से। लेकिन हाँ, आप लोग अगर आइएगा मुझसे लेने तो मैं PDF बना के दूंगी उसी टाइम में, तो थोड़ा सा आप लोगों को उसका पे करना होगा, क्योंकि मुझे उसमें मेहनत लगती है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग ही बोले थे 3D का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, तो आप लोग के ही कहने पे मैं आप लोगों के लिए 2015 का करवाई हूँ। 2016 का भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम लोग 2016 भी कर लेंगे। ओके।